नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज से मुलाकात की। बता दें कि योगीराज ने अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति बनाई है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को जिसने भी पहली बार देखा वो उसे देखता ही रह गया। इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। मूर्ति देखने के बाद सबसे ज्यादा लोग रामलला की आंखों को लेकर सवाल करते हैं। अरुण योगीराज ने बताया कि मैंने नहीं बनाया बल्कि भगवान राम ने मुझसे बनवाया है। अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति सिर्फ 7 महीने में ही बनाई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर के महाराजा कॉलेज में अरुण योगीराज से मुलाकात की है। आपको बता दें कि अरुण योगीराज वे वही शख्स हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसे अरुण योगीराज ने ही बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर रहेंगे। केरल में 2 जनसभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पहली अलातुर में सुबह 11 बजे होगी तो दूसरी अंतिगल में दोपहर 2 बजे होगी। बता दें कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी अपनी ताल ठोक रहे हैं। केरल में जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु निकल जाएंगे और वहां तिरुनेलवेली में 4:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। यह पीएम मोदी का 6ठा केरल दौरा है। वहीं सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में आ चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है। आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सलमान खान के घर के बाहर कल 2 आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद से उनके चाहने वाले सख्ते में हैं। बता दें कि घटना के बाद राज ठाकरे, बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी, अरबाज खान समेत अन्य करीबियों ने उनका हालचाल जाना है और उनके घर पर मिलने के लिए भी सभी लोग पहुंचे थे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मामले को लेकर एक्टर से बातचीत की। मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने हमले की जिम्मेदारी ली। वहीं ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने घटना की निंदा करते हुए अपना बयान जारी किया है और इस मामले पर चिंता जताई है। साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक्टर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी अपील की गई है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज करीब दोपहर 12 बजे तिहाड़ जेल में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने इसकी जानकारी भी दी है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही बंद है। भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात को लेकर जेल प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि आईबी, दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी यूनिट और पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी रिव्यू किया। तिहाड़ जेल में शुक्रवार की बैठक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात को लेकर हुई। इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस के एडीजी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल, उनकी सुरक्षा और जेल मैनुअल को भी लेकर चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से आज मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि दरअसल सीएम मान जब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया जाएगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जहां आज भगवंत मान उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए आज भगवंत मान की मुलाकात होने वाली है अरविंद केजरीवाल से, और क्या कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग देखा जाए तो भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात आज जेल में होगी, लेकिन लगभग 12 बजे बात होगी। तो साफ तौर से देखते कहीं जो मुलाकात है ये एक अहम मुद्दे के साथ होगा, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान को लेकर कई बार जारी किया गया मुलाकात में, पर आज जो कयास लगाया जा रहा है लगभग 12 बजे भगवंत मान तिहाड़ जेल जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से प्रबंध है। इससे जब पंजाब के डीजीपी और दिल्ली पुलिस साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए दरअसल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जेल मैनुअल को लेकर बीते दिनों एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें 3 घंटे लगभग इन्हीं मामलों को लेकर चर्चा भी हुई थी। शिवम,
बिल्कुल, बिल्कुल साहब, तो देखिएगा ना भगवंत मान पंजाब जो तिहाड़ जेल के अंदर मुलाकात हुई, लगभग जो पंजाब के डीजीपी थे और जो दिल्ली पुलिस के जेलर हैं, उनसे लगभग 3 घंटे की मुलाकात हुई। पूरी तरीके से साफ तौर से देखा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि साफ कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, जो दिल्ली जेलर है और साथ में पंजाब के डीजीपी की मुलाकात हुई। लगभग आप देखा जाए तो लगभग लगभग 2 घंटे का समय बचा है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात में, लेकिन अभी से तो लगभग पूरी जी। तरीके से साफ चौकस कर है और चप्पे चप्पे से दिल्ली पुलिस की फोर्स और साथ ही साथ पंजाब सुरक्षा के जो अधिकारी है, जो सीएम सुरक्षा के अधिकारी, वो भी तैनात कर दिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईडी आज दिल्ली में सीएम के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने को लेकर कार्य करने वाली है। आपको बता दें कि कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अदालत से उन्हें जमानत देने की मांग कर सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को वैध करार दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले में सुनवाई करने वाली है। सीएम केजरीवाल 1 अप्रैल से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। वहीं सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। और चलिए एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए शिवम का रुख करेंगे। शिवम, देखिए आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और आज उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रीति जी, आपको बताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराबी के मामले में आज लगभग 15 अप्रैल को उनकी अंतिम दिया गया था कि अंतिम हिरासत होगी, लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं देखा जाए राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बार झटका लगने के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करते के बीच में 4 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से संजीव खन्ना की बेंच में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई किया जाएगा। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट की बात करें या राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें, लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उनको कहा की खबर नहीं भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते दिनों अरविंद केजरीवाल को तमाम झटके लगे हैं। कुछ दिनों में हाईकोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ये उनके और ईडी के बीच का मामला है, और जब अरविंद केजरीवाल के पक्ष की ओर से इसको चुनौती दी गई तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको झटका लगा है। लगभग 22 मार्च से लेकर अभी 15 अप्रैल तक की गतिविधियां देखते हैं तो कहीं से भी आम आदमी पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उनको कहीं से भी राहत नहीं मिली है। शिवम, बिल्कुल बिल्कुल साफ देखा जाए कि जो कयास लगाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के वकील द्वारा कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनको राहत मिल सकती, क्योंकि अगर देखा जाए कि ईडी ने जब सबूत हाईकोर्ट के अंदर पेश किए तो उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला रख दिया गया था। लेकिन इसके बाद जब हाईकोर्ट फैसला था, हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है नाजायज नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो ईडी के पास पुख्ता सबूत है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनकी जो याचिका था उसको खारिज कर दिया। तो अब आज ये देखना होगा कि आज से जब लगभग 10:30 या 11 बजे के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में संजीव सुनाई की तो क्या फैसला लिया जाएगा, क्या वो देखने वाली बात होगी। अरविंद के वो भी फिर उनके विपक्ष में जाएगी, तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दिल्ली के लिए कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट दिया गया है। इससे मुकाबला और भी रोचक बन चुका है, क्योंकि मनोज तिवारी भी यहीं से उम्मीदवार है और कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने उदित राज को पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है और चांदनी चौक से वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर से उम्मीदवार बनाया गया है।
आगे बढ़ेंगे जहां चुनावी बॉन्ड योजना में सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले में दूसरे स्थान पर रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। बीजेपी को 586 करोड़ का चंदा देने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत दी है। बीजेपी के अलावा कंपनी ने बीआरएस, डीएमके समेत कई पार्टियों को करोड़ों का दान भी दिया है। कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इससे कंपनी के मालिक पीपी रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई है। पीपी रेड्डी देश के अरबपति हैं और डायमंड हाउस में रहते हैं। आगे बढ़ेंगे जहां मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने जयवीर सिंह की भाषा पर सवाल उठाए हैं। डिंपल ने कहा, समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र को दरअसल डिंपल यादव ने झुंझुना बताया है और कहा कि जनता, युवा, किसान सभी बीजेपी की सरकार से परेशान है। मैं समझती हूँ इस तरह की जो भाषा शैली है वो किस तरह के इंसान प्रयोग कर सकते हैं आप सब जानते हैं। और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र इस बार लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड बनाने के मुकाम पर है। धन्यवाद। भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? मैं इस घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल के देख लें और जो भाषण दिए गए हैं और जो लोगों से कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं कोई आगे बढ़ेंगे जहां लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां मतदाताओं को साधने में जुट चुकी है। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने कलाकारों के साथ लोक नृत्य किया है। इससे पहले भी दरअसल सीएम लोक कलाकारों के बीच नजर आ चुकी हैं। साल 2024 की शुरुआत में भी ममता बनर्जी कलाकारों के साथ ड्रम बजाती हुई और चाय बनाती हुई नजर आई थी। आगे बढ़ेंगे जहां महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिमा को नमन किया, जिसके बाद नवनीत राणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारे लगाती हुई भी नजर आई, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल हो रही है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नवनीत राणा कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई नजर आ रही है। तो यूपी के कुशीनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने साइबर योद्धाओं को जीत के मंत्र भी दिए और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा कि 2017 में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, जिसके चलते यूपी छोड़कर लोग पलायन कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि 4 जून को 400 पार और यूपी में 80 सीटें बीजेपी को जिताने का संकल्प लेना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश को केवल 5 साल आगे ले जाने की नहीं है, बल्कि 100 साल आगे ले जाने वाला है। यूपी में 80, देश में 400 पार, यह जन जन की आवाज बन चुकी है। सपा की गुंडागर्दी, कांग्रेस का भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इसका अंत करने का जनता ने फैसला ले लिया है। इसलिए 2024 देश की जनता मोदी जी के नाम करके कमल का बटन दबाने जा रही है। को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने दो। अब गुंडागर्दी नहीं है, अब बूथ कब्जा नहीं है, अब माफियागिरी नहीं है, अब दादागिरी नहीं है। इसलिए ईमानदारी से जब चुनाव होंगे कमल खिलेगा। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल उड़ करके सैफई जा चुकी है, अब साइकिल वालों का कोई भविष्य नहीं है। यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। यूपी के कन्नौज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों के पास से 3 तमंचे और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं, सहित हजारों की नकदी भी बरामद की गई है। सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आज कोतवाली कन्नौज की पुलिस द्वारा जो है चेकिंग लगाई गई थी। इसी चेकिंग के क्रम में सूरज कोल्ड के पीछे जो माली मोड़ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे चेकिंग के दौरान
4 अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये जीटी रोड पर ही एक कोल्ड में जो है डकैती की योजना बना रहे थे। इनके पास से 3 अदद तमंचा, 7 कारतूस और कुछ अन्य सामान जो डकैती में प्रयुक्त होते हैं वो बरामद किए गए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि ये लोग जो है अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को एक शराब का ठेका मानीमऊ क्षेत्र में है, वहाँ पे जो है सेल्समैन के साथ मारपीट करके वहाँ का DVR ले गए थे, उससे कुछ पैसे ले गए थे। वहीं मुजफ्फरनगर के तालडा गांव में एक मकान को जैक से उठाने के दौरान बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें जिसमें कई मजदूर लेंटर के नीचे दब गए, जिसमें 2 लोगों के मरने की भी खबर है। वहीं मलबे में दबे अब तक कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बाकी की तलाश भी की जा रही है। हादसा दरअसल उस वक्त हुआ जब मकान को जैक से उठाया जा रहा था और मकान अचानक गिर गया, जिसमें कई मजदूर दब गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मुजफ्फरनगर में जानसठ थाना क्षेत्र में यहाँ बिल्डिंग थी और पुरानी बिल्डिंग तो पुरानी थी। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बिल्डिंग की जो ग्राउंड थी वो नीचे हो गई थी और ये सब बाद में बगल में जो सड़क ऊंची हो गई थी, तो उसने बिल्डिंग को ऊंची करने के लिए कुछ ठेकेदारों की मदद से जैक लगा करके बिल्डिंग को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान कुछ गड़बड़ी भी सही काम नहीं किया, जिसके कारण बिल्डिंग भर के नीचे गिर गई। NDRF की DG से बात हुई, उन्होंने तत्काल अपनी टीम भेजी और हम लोगों ने अभी तक जितना काम किया उसके अनुसार 18 लोग निकाले जा चुके हैं। 18 में 2 की डेथ हो चुकी कन्फर्म है। वहीं वसंत विहार के पर्ल हाइट अपार्टमेंट में लूटकर फरार हुए बदमाशों की बिहारीगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक SI सुनील नेगी को गोली लगने से वे घायल हो गए हैं और एक बदमाश के भी दरअसल पैर में गोली लगी है। दोनों ही घायलों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने एक अन्य बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने लूट की रकम का कुछ हिस्सा भी बरामद कर लिया है। दरअसल शनिवार को बेहद पौष इलाके के पर्ल हाइट अपार्टमेंट में एक्सपोर्टर विकास त्यागी के घर पर 3 बदमाश 8 लाख रुपए कैश और 20 तोले सोने के जेवरात लूट कर ले गए थे। आपको बता दें कि विकास त्यागी की तहरीर पर पुलिस ने उनके पूर्व पार्टनर राजीव अग्रवाल और 3 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। राजीव अग्रवाल से उनका लेना देना नहीं था और विवाद भी चल रहा था। वहीं ईरान ने इजराइल पर करीब 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागी है। इनमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ चुका है, जिसको लेकर अमेरिका भड़का हुआ है। आगे बढ़ेंगे जहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने की कामना रखने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा की तारीख अब सामने आ चुकी है, इसलिए ऐसे में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। बता दें कि 52 दिनों तक चलने वाले इस पवित्र यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहे हैं। वहीं इजराइल और ईरान के बीच भड़के संघर्ष के चलते अब एयरलाइन सेक्टर में उथल-पुथल मच चुकी है। कई एयरलाइंस ने एक दिन पहले ही जंग के खतरे के चलते ईरान के एयर स्पेस की बजाय लंबे रूट लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अब खतरे को बढ़ता देखकर देश की बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इजराइल की वित्तीय राजधानी तेल अवीव के लिए उड़ान बंद कर दी। ये फैसला शनिवार को भड़के संघर्ष के चलते लिया गया है। बता दें कि एयर इंडिया ने पिछले महीने ही तेल अवीव के इस शहर के लिए उड़ान दोबारा शुरू की थी। ये उड़ान 7 अक्टूबर को हमास पर इजराइल के हमले के बाद से ही बंद थी। अब इसे फिर से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे जहां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में हर दिन रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। आज 15 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होना है। दोनों ही टीमें बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ेंगी। सनराइजर्स के लिए अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 मैच में जीत हासिल की है और इसके साथ ही टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स अब तक खेले गए 6 मैचों में से सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है और अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है। आरसीबी को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा।
और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें TNP न्यूज़। नमस्कार।